हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, क्लास 7th में हम लोगों का चैप्टर कौन सा चल रहा है? रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जीवों में श्वसन। ये हम लोगों का चैप्टर चल रहा है विज्ञान विषय के अंदर। तो कल की क्लास में हम लोगों ने ये जाना था कि किस तरह से ब्रीदिंग रेट यानी श्वसन दर हमारी समय समय पे बदलती रहती है। यानी कि समय के अनुसार टाइमली क्या होता है, श्वसन दर, रेस्पिरेशन का जो दर है, ब्रीदिंग रेट का मतलब हम सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, तो उसकी दर 1 मिनट में आप जितनी बार ब्रीद करते हैं इन और आउट, उसको हम क्या कहते हैं? श्वसन की दर कहते हैं। तो जैसे मैंने आपको कल बताया था कि आप घर पर भी ये एक्टिविटी करके देख सकते हैं। ब्रीदिंग रेट को आप कैलकुलेट कर सकते हैं काउंटिंग द नंबर्स ऑफ ब्रीथ्स यू टेक, यानी कितने ब्रेथ्स आप ले रहे हैं 1 मिनट में, उससे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो कैलकुलेट योर ब्रीदिंग रेट। अलग अलग समय पे कैलकुलेट करके देखिए। अलग अलग समय पे जब हम कैलकुलेट करके देखते हैं तो वाइल एट रेस्ट के समय पे ब्रीदिंग रेट कैसी होती है? कम होती है। ड्यूरिंग नॉर्मल वॉक, सामान्य तौर पर जब हम चल रहे होते हैं तब हमारा सांस लेने की दर जो है वो सामान्य होती है। जब हम ब्रिस्क वॉक कर रहे होते हैं यानी बहुत तेजी से चल रहे होते हैं, तब उस समय पे हमारी श्वसन दर थोड़ी तेज होती है, यानी कि थोड़ी ज्यादा होती है। जब हम रनिंग वेरी फास्ट फॉर 10 मिनट्स, जब हम बहुत ज्यादा तेजी से दौड़ रहे होते हैं, उस समय पे हमारी श्वसन दर जो है वो बहुत ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा श्वसन दर का होने का मतलब क्या है कि इसको हम एक कह सकते हैं कि हांफना, एक तरीके से हांफते रहते हैं, मतलब तेज तेज सांस लेने लगे। तो अब इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? नाउ मेक अ टेबल एंड नोट डाउन योर ब्रीदिंग रेट ड्यूरिंग ईच एक्टिविटी। हर एक एक्टिविटी के दौरान आप अपनी ब्रीदिंग रेट, अपनी श्वसन दर को क्या कर सकते हैं? नोट कर सकते हैं। अब आप जब नोट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब हम आराम कर रहे थे तो हम लंबी लंबी गहरी सांसें भर पाते हैं। जब हम सामान्य तौर पर चल रहे होते हैं तो हमारा जो श्वसन दर है वो थोड़ा सामान्य होता है, पर जब हम ब्रिस्क वॉक मतलब थोड़ा तेजी से चल रहे होते हैं, उस समय पे हमारी श्वसन दर जो है वो थोड़ा तेज हो जाती है। और जब हम दौड़ना शुरू करते हैं उस समय पे हमारी श्वसन दर जो है वो बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि हांफने लगता है व्यक्ति। तो आप सभी अगर ये एक्टिविटी आप सभी ने की होगी तो आपने नोटिस किया होगा, breathing rate is the minimum when you are at rest and maximum when you run very fast। तो जब आप बिल्कुल आराम की मुद्रा में थे तब आपकी श्वसन की दर जो है वो कम थी, और जब आप क्या कर रहे थे, जब आप आराम की मुद्रा में नहीं थे, जब आप तेजी से दौड़ रहे थे, उस समय पे आपकी श्वसन की दर जो है वो बहुत ज्यादा तेज हो गई थी, है ना। तो ये अंतर क्यों है, इस अंतर का क्या कारण है, ये आपको जानना है। हम जब बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं, आफ्टर हैवी एक्सरसाइजिंग द बॉडी रिक्वायर्स एक्स्ट्रा एनर्जी, तो उस समय पे हमें क्या होती है बच्चों? एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है। जब हम बिल्कुल ऐसे करेंगे जैसे हमें अगर ज्यादा भूख लगी है तो हम ज्यादा खाना खाएंगे, हम अगर ज्यादा काम कर रहे हैं तो हम ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, तो उस एनर्जी को हमारे शरीर में पूरा करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें ज्यादा एनर्जी बनानी पड़ेगी हमारे शरीर को, और ज्यादा एनर्जी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगी? ज्यादा ऑक्सीजन नीडेड होगी। और ज्यादा ऑक्सीजन हमें कैसे मिलेगी? जब हम अच्छी तरह से सांसों को अपने अंदर लेके जाएंगे, और सांसों को अंदर लेने के जाने के साथ साथ ही क्या होती है? ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाती है। The breathing rate tremendously increases to provide more oxygen to the body। तो क्या होता है, जब हम तेज एक्सरसाइज करने लगते हैं या हम दौड़ने लगते हैं, तो उस समय पे हमारे शरीर के द्वारा क्या होता है बच्चों? हमारे शरीर के द्वारा ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई उसको हो सके, उसके लिए क्या होता है? बहुत तेजी से
बहुत तेजी से क्या होता है, ब्रीदिंग रेट जो है वो बढ़ जाती है ताकि शरीर को जल्दी जल्दी ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई हो सके, है ना। फिर क्या होता है, द ऑक्सीजन टेकन इन विल एड इन सेलुलर रेस्पिरेशन, और उस समय पे जो ऑक्सीजन शरीर के अंदर हम लेके जाते हैं वो किस में हेल्प करती है, कोशिकीय श्वसन में हेल्प करती है। दिस विल लीड टू द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड विच विल बी देन अवेलेबल टू द बॉडी, यानी कि जो ऑक्सीजन हम अपने शरीर के अंदर लेते हैं वो कोशिकीय श्वसन में काम आती है, और उसके बाद हर एक कोशिका में क्या होता है, एनर्जी बनती है हमारे भोजन के द्वारा, और जब भोजन के द्वारा एनर्जी बनती है तो वही एनर्जी यूज हो जाती है हमारे शरीर के लिए, यानी वो हमारे शरीर के लिए अवेलेबल होती है ताकि हम उसको कंज्यूम करके अपने दैनिक कार्य निरंतर जो है वो करते रहें। तो ये तो हो गया बच्चों ब्रीदिंग रेट के बारे में आप सभी ने जाना। अब ब्रीदिंग के मैकेनिज्म क्या है, यानी कि हम सांस श्वसन के बारे में आप सभी जान चुके हैं, उसकी मैकेनिज्म क्या है, हम कैसे सांस लेते हैं, क्या सिस्टम हमारा शरीर उस समय पे अपना अप्लाई करता है, कैसे उसकी टेक्निक क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। जब हम सांस लेते हैं, वी ब्रेथ वाइल परफॉर्मिंग ऑल काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज इवन वाइल वी आर अस्लीप। हाँ, इसके बारे में सभी बच्चे जान चुके हैं कि हमारी सांसें, हमारी ब्रेथ जो है वो आपने एक शब्द सुनोगा ब्रेथलेसनेस, जब बहुत ज्यादा तबीयत खराब होती है तो सांसें रुकने लगती है, ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप सामान्य हैं, अगर आप ठीक हैं और अगर आप जीवित हैं तो सांसें आपकी चलती रहेंगी, यानी कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक ये सांस लेने का जो सिलसिला है वो चलता रहता है, वो बिल्कुल भी नहीं रुकता। तो बहुत सारे अंग हमारे शरीर के ऐसे हैं जो निरंतर काम करते रहते हैं, मतलब बिल्कुल भी रेस्ट पर कभी नहीं आते। एक तो आपका हार्ट कभी रेस्ट पर नहीं आता है, हम सांस लगातार लेते रहते हैं, हमारी फेफड़े कभी रेस्ट पर नहीं आते हैं। तो जब भी हम कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, इवन हम जब सो भी रहे होते हैं, तभी भी सांस आपकी निरंतर अपने आप चलती रहती है। सांस चलते रहने का मतलब है कि आपकी श्वसन की प्रक्रिया निरंतर चल रही है। तो इसकी जैविक मैकेनिज्म क्या है, बायोलॉजिकल मैकेनिज्म क्या है, इसमें कैसे ब्रीदिंग की टेक्निक में हमारा शरीर काम करता है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि मानव श्वसन तंत्र के बारे में आप थोड़ा समझेंगे। हम किसके बारे में अब जानेंगे बच्चों, मानव के श्वसन तंत्र के बारे में हम जानेंगे। श्वसन तंत्र का मतलब रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में हम जानेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास नाक मौजूद है, जिससे हम क्या करते हैं, सांस अंदर को लेते हैं। कभी कभार बहुत ज्यादा थकान होने पर, है ना, कभी कभार देखो आपको क्या होता है, जैसे आपको नींद आ रही है तो आपको जम्हाई आ जाती है ना, मुंह खोल के बहुत लंबी सांस ऑटोमेटिक होता है वो, है ना, वो हम अपने आप इंटेंशनली नहीं करते, लेकिन जब ऑक्सीजन की कमी होने लगती है तो अपने आप शरीर क्या करता है, इस तरीके की जम्हाई यानी कि यॉनिंग की प्रक्रिया जिसे हम बोलते हैं, यॉन करने लगते हैं हम, जिसको कहते हैं जम्हाई। जैसे लंबा सा मुंह खोल के लंबी गहरी सांस अपने आप शरीर ले लेता है, जिसको हम जम्हाई कहते हैं या यॉनिंग की प्रोसेस कहते हैं। तो वो क्या है, एक्चुअल में जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है तब हम यॉनिंग करने लगते हैं, अपने आप करने लगते हैं। तो इस प्रक्रिया में कौन कौन से पार्ट्स योगदान करते हैं आपकी, एक तो है नासिका, नेजल कैविटी जो आपकी यहाँ पे है, यहाँ पे फेरिंग्स होता है कहीं, आपका ट्रैकिया, ट्रैकिया है जो कॉमन पैसेज है, ट्रैकिया जो है वो आपका यहाँ पे है। और उसके बाद श्वसन तंत्र के लिए ये जो नली है, ये नली ऐसे दो भागों में बढ़ जाती है, एक लेफ्ट लंग पे चली जाती है, एक राइट लंग पे चली जाती है। यानी कि यहाँ पे क्या है, मेन भाग जो है वो है फेफड़े, और फेफड़ों के नीचे एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कहते हैं डायाफ्राम। डायाफ्राम यहाँ बीच में एक कॉमन पैसेज होता है जिससे हवा और भोजन दोनों ही जाते हैं, है ना। और इस ट्रैकिया के पीछे की साइड में आपका जो है वो फूड पाइप दिखाई पड़ता है, इसके पीछे की साइड में होता है, आगे ये ट्रैकिया होता है, पीछे की तरफ यहाँ पे
ऐसे फूड पाइप होता है, लेकिन ये इसके पीछे की तरफ होता है ना। तो ये आपके पार्ट्स हो गए ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के। अब इसमें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में पार्ट्स हैं आपके ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के, उसको हम अच्छी तरह से समझ लेंगे। कौन कौन से पार्ट्स हैं? द ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सटेंड फ्रॉम नोज टू लंग्स। देखो, जो भी हमारा श्वसन तंत्र है बच्चों, तो श्वसन तंत्र हमारा नाक से शुरू होकर के हमारे फेफड़ों तक जाता है ना। और नाक से शुरू होकर के फेफड़ों तक पहुंचने के लिए उसके बीच में बहुत सारे पार्ट्स आते हैं। तो वो जो बहुत सारे पार्ट्स आते हैं उनके अलग अलग क्या नाम हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। क्या क्या होता है? द ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सटेंड फ्रॉम द नोज टू लंग्स। दे इंक्लूड द नोज, फेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और लंग्स, है ना। तो इन सब के बारे में अलग अलग आपको जानना है कि नोज मतलब आपकी नाक, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे वही नली जो सांस को आपके लेके जा रही है, फेरिंग्स, उसके बाद आपकी आई ट्रैकिया, उसके बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और लंग्स यानी कि फेफड़े फाइनली। तो इसके बारे में एक एक करके हम धीरे धीरे समझ लेंगे। नॉस्ट्रिल्स क्या होती हैं? नॉस्ट्रिल्स यानी कि नासिका बोल सकते हैं हम जिसे। The air from outside first enters the nostrils, which is divided into the left and the right nostril, है ना। ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट। ये क्या है? नॉस्ट्रिल्स यानी नाक का दो पैसेज होता है, एक आपके बाईं तरफ नाक होती है और एक दाईं तरफ, और बीच में यहाँ पे क्या है? एक मतलब पार्टीशन मौजूद है, लेफ्ट अलग और राइट अलग हो गया, ठीक है। तो ये क्या है? ये आपका नॉस्ट्रिल्स है जो लेफ्ट और राइट में नॉस्ट्रिल्स में बटा हुआ है, ठीक है। These nostrils leads to open spaces in the nose called the nasal passage. अब ये जो दोनों अलग अलग रास्ते हैं सांस जाने के, ये यहाँ पे कहीं जाके कॉमन हो जाते हैं, कहीं पर कॉमन हो जाते हैं। मतलब ये नली अंदर तक दो नली नहीं है। यहाँ हम देख रहे हैं नाक एक लेफ्ट है और एक राइट है, तो क्या ये अंदर तक ही दो नलियां हैं? नहीं, ये केवल नॉस्ट्रिल तक ही दो नलियों में डिवाइडेड है। अंदर जाके एक कॉमन नेसल पैसेज आ गया, जो कॉमन नेसल पैसेज आ गया वहां पे ये जो डिवीजन है ये हट गया। अब बाईं नाक से हम सांस ले रहे हैं वो भी हमारे नेसल पैसेज में ही जाती है, और दाईं नाक से भी जब हम सांस लेते हैं वो भी हमारे कहाँ जाती है? नेसल पैसेज में ही जाती है। तो नेसल पैसेज जो है वो क्या हो गया? वो कॉमन एरिया हो गया। This passage contains hair and mucus which perform the functions of filtering, moistening and warming the air entering the nasal passage. इस बात को समझेंगे। जैसे हम जाड़े के मौसम में हैं, मान लो मौसम ठंडक का है तो हवा बाहर की ठंडी है, पर हमारे शरीर के अंदर का वातावरण उतना ठंडा नहीं होता है ना। हमारे शरीर के अंदर का वातावरण गर्म होता है। तो नाक में हवा गई। अब नेसल पैसेज का क्या काम है? नेसल पैसेज के अंदर पहली चीज तो होता है थोड़ा सा चिपचिपा पदार्थ, मॉइस्चनिंग, और उसके अंदर बाल होते हैं। उससे आपका जो धूल के कण है, हवा में मौजूद प्रदूषण वाले कण, धूल के कण है या सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, वो सब उसी बाल में फंस करके रुक जाते हैं। मॉइस्चनिंग जो है वो उन जो धूल के कण है उनको रोकने का काम करते हैं, और वार्मिंग द एयर। अब नेसल पैसेज में एक और काम होता है, जैसे आपने ठंडी हवा ली है, आपके शरीर के अंदर एज इट इज वो ठंडी हवा नहीं जाएगी। आपके शरीर के अंदर एज इट इज वो ठंडी हवा नहीं जाएगी, वहां पे वार्मिंग हो जाएगी उसकी, मतलब वो हवा गर्म हो जाएगी, आपके शरीर के टेम्परेचर के अनुसार हो जाएगी, है ना। तो ये काम कहाँ हो जाता है? नेसल पैसेज में। कौन कौन सा काम होता है? फिल्टरिंग यानी कि सफाई हो जाती है, आपके उस हवा की सफाई हो जाती है जो आपने सांस को खींचा है, उसकी मॉइस्टनिंग हो जाती है और वार्मिंग हो जाती है, यानी कि उसको गर्माहट भी मिल जाती है। तो तीन फंक्शन कहाँ हो गए? नेसल पैसेज में हो गए। अब उसके बाद हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो आगे जाता है फेरिंग्स पर। फेरिंग्स जो होता है, तो हवा जो होती है, हवा एयर travels from the nasal passage to the pharynx, which is commonly known as throat. Which is commonly known as throat, यानी हमारे गले के अंदर जो ये पैसेज है, जो ये पैसेज हम सांस ले रहे हैं,
आपने कई बार, आप अगर महसूस करें तो जब आप सांस लेते तो आपको अपने गले के अंदर वो सांस जाती हुई महसूस होती है। कॉमन पैसेज होता है, हमारा भोजन भी उसी के रास्ते अंदर जाता है और हमारे जो श्वसन की प्रक्रिया में हम सांस ले रहे हैं तो हवा भी उसी रास्ते से अंदर जाती है। तो क्या हुआ, आपका नेसल पैसेज में क्लियर हो गई वो वायु, वो गैस क्लियर हो गई जो आपने सांस के रूप में ली है ना। मतलब उसमें कोई धूल के कण हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं। और देखो इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन जैसे कारण बताओ में पूछा जाता है, हमें छींक क्यों आती है? तो वो नेसल पैसेज में क्लियर करने के लिए, नेसल पैसेज में जो पार्टिकल्स हैं उनको क्लियर करने के लिए हमें छींक आ जाती है कभी कभी। ये क्या है, ये एक इनवॉलेंटरी एक्शन है, अनैच्छिक है, हम अपनी इच्छा से नहीं छींकते, छींक अपने आप आ जाती है। मतलब नाक में अगर कोई गंदगी या कुछ कह रहे हैं कि फंस गया है तो उसको वो छींक आती है और शरीर से बाहर निकल जाता है। उसके बारे में जब हम कारण बताओ वाले क्वेश्चंस करेंगे तब आपको एग्जैक्ट अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो क्या हुआ, आपने नाक से सांस ली, आपके नेसल पैसेज में वो क्लियर हो गया, साफ हो गया। उसके बाद वो फेरिंग्स में आया, जिस एरिया को हम सामान्य तौर पर थ्रोट या आपका गला कहते हैं। फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स इज लाइंड विद अ प्रोटेक्टिव म्यूकस मेम्ब्रेन एंड सीलिया। फेरिंग्स में भी क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन है और सीलिया पाए जाते हैं, मतलब रोम जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, बाल जैसी संरचनाएं होती हैं। ये क्या करते हैं, विच रिमूव्स द इम्प्योरिटीज एंटरिंग विद एयर। अब फेरिंग्स में फिर उसकी दोबारा से सफाई होती, जो भी इम्प्योरिटीज आपके एयर के साथ आपके, आप सभी को पता है कि हमारे वातावरण में केवल ऑक्सीजन गैस तो है नहीं, बहुत सारी अलग अलग और सारी चीजें हैं, पर हमें आवश्यकता केवल ऑक्सीजन की है, तो वो जगह जगह पे छनते हुए अंदर तक जाता है। उसके बाद आपका पार्ट आ जाता है लैरिंग्स। लैरिंग्स जिसे हम स्वर यंत्र भी कहते हैं, लैरिंग्स जो है उसे हम स्वर यंत्र भी कहते हैं। तो फेरिंग्स से जो हवा है वो लैरिंग्स में चली जाती है, लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स, यानी कि जिससे हमारी आवाज, देखो हवा, जो लोग गाना गाते हैं ना बच्चों, वो कैसे गाते हैं, इसी वॉइस बॉक्स की मदद से। मैं बोल रही हूं आपसे तो कैसे बोल रही हूँ, इसी वॉइस बॉक्स की मदद से। मतलब बोलते समय हमारा ये स्वर यंत्र ही काम करता है कि हम जब बोल रहे हैं तो हम जो चाह रहे हैं वो बोल पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं बोलना आपको कुछ और चाह रही हूँ और मेरे मुंह से शब्द कुछ और निकल रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। हम जो चाहते हैं हम वही बोलते हैं, है ना। ऐसा नहीं होता है कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ साइंस और मेरे मुंह से एसएसटी निकल रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो मतलब हम जो चाहते हैं, जितनी तेज बोलना चाहते हैं उतनी तेज आवाज निकलती है, जब हम धीमे बोलना चाहते हैं तो आवाज बिल्कुल धीमी हो जाती है, जब हम प्यार से बोलना चाहते हैं तो आवाज प्यार से निकलती है, और अगर हम गुस्से में बोलना चाहें, चिल्लाना चाहें तो हम चीख भी सकते हैं। तो ये सारा कंट्रोल होता है हमारे पास वॉइस बॉक्स में। क्या होता है, वॉइस बॉक्स में कुछ कॉर्ड्स, जैसे आप, वॉइस बॉक्स हमारा बिल्कुल वैसा होता है जैसे आपने गिटार देखा है, आपने हारमोनियम देखा है, कीज पे क्या होता है, गिटार में आपने देखा है कॉर्ड्स होती हैं, यानी कि लंबी लंबी तार टाइप की लगी हुई होती, तो वो तार जो है, इसी तरीके के हमारे वॉइस बॉक्स में भी कॉर्ड्स होते हैं, और कॉर्ड्स से हवा जो है ना वो टकराती है और उसके बाद हम आवाज निकलती है, मतलब हम तब बोल पाते हैं। तो वॉइस बॉक्स में आपका फेरिंग्स से एंटर करती है हवा वॉइस बॉक्स में। अब वॉइस बॉक्स में क्या होता है, ट्रू वोकल कॉर्ड्स होती है, दो कॉर्ड्स होती है। जैसे गिटार में आपने देखा है तार लगे होते हैं, सितार में तार लगे होते हैं, ऐसे हमारे वॉइस बॉक्स में भी तार लगे होते हैं, विच आर मेड अप ऑफ ए स्मूथ मसल टिश्यूज। किस चीज के बने हुए होते हैं वो कॉर्ड्स, स्मूथ मसल टिश्यूज के, यानी मांसपेशियों के बने हुए होते हैं। When air passes through this area, जब उस रास्ते से, उस एरिया से हवा पास होती है, the vocal cords vibrate and this produce different sounds। तब क्या होता है, हमारे स्वर यंत्र में मौजूद जो वोकल कॉर्ड्स हैं, जब उससे हवा टकराती है तो अलग अलग आवाज निकलती है। इसीलिए हम हर अलग अलग गायक की आवाज को पहचान सकते हैं। सबकी आवाज यूनिक है, मतलब एक जैसी आवाज नहीं होती। सोनू निगम की गायकी अलग है और लता मंगेशकर की अलग है,
दोनों जन एक जैसा नहीं गा रहे हैं, दोनों जन की आवाज डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि स्वर यंत्र जो है वो दोनों का अलग अलग है, और हर किसी के स्वर यंत्र में वोकल कॉर्ड्स में जब आवाज टकराती है तो वो उसकी यूनिक खुद की आवाज निकलती है। ठीक है, तो अलग अलग साउंड्स उससे होती है। ह्यूमन बीइंग्स कैन कंट्रोल दिस वाइब्रेशन। अब हम मनुष्य जो हैं वो इन वाइब्रेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। आपने सिंगिंग करते हुए लोगों को देखा होगा, बहुत लंबी लंबी ताने वो गाते हैं, या वो आलाप गाते हैं, या आपने जिसको हम कहते हैं कप कपाती हुई आवाज, छोटे बच्चों के लिए बोल सकते हैं, जैसे कप कपा। कोई बहुत क्लासिकल सिंगर है, शास्त्रीय गायक है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी आवाज को कपाते हुए आगे को बहुत लंबी लंबी ताने लेते हैं। तो मतलब वो कैसे कर पाते हैं, उनका कंट्रोल, उनका ही क्या, हर किसी का कंट्रोल हो सकता है आपके वॉइस बॉक्स पे। और इसको हम क्या कहते हैं, स्वर साधना, या हम रियाज कहते हैं। आपने बहुत बार देखो, गायकी का क्या होता है, रियाज होता है, प्रैक्टिस जिसे हम कहते हैं। तो अगर इस सेम तरीके से आवाज निकालने की प्रैक्टिस की जाए, आपने बहुत बार देखा होगा मिमिक्री करते हुए, है ना, बहुत मजेदार गेम भी होता है बच्चों का ये, किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस की नकल करना, किसी भी गायक की आवाज में गाना गाना। आपने देखा होगा कि जैसे मैं हूं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आप मेरी आवाज निकाल सकते हैं, आप किसी दूसरे गायक की आवाज को भी कॉपी कर सकते हैं प्रैक्टिस के द्वारा। तो क्यों ये ऐसा कैसे कर पाते हैं, क्योंकि हम जो मनुष्य हैं, हमारा अपने वॉइस बॉक्स पे क्या होता है, कंट्रोल होता है। तो हम जैसा चाहें अपने वोकल कॉर्ड से वैसी आवाज निकाल सकते हैं, अलग अलग प्रकार की। हम अलग अलग आवाजों को कॉपी भी कर सकते हैं, और इसके लिए क्या चाहिए होती है, प्रैक्टिस की जरूरत होती है। गाना कितना भी अच्छा गाया जा सकता है, गाना कितना भी खराब गाया जा सकता है। हम अच्छा भी बोल सकते हैं, सामान्य भी बोल सकते हैं। आपने सुना होगा किसी किसी की बहुत स्वीट वॉइस होती है, बहुत मीठी आवाज होती है, और किसी किसी की आवाज बहुत मीठी नहीं होती, बहुत हार्श होती है। तो ये डिपेंड करता है कि कैसे इंसान की आदत पड़ गई और कैसी उसकी प्रैक्टिस है। बचपन से जैसा बोलना सिखाया जाता है, ऐसा ही सामान्य तौर पर आदत पड़ जाती है। और मेरे आपको समझाने का मतलब ये है कि जो हमारा स्वर यंत्र है, उसके अंदर जो कॉर्ड्स हैं, उस पर हमारा अधिकार है। हम जैसा चाहें अपने कॉर्ड से वैसी आवाज निकाल सकते हैं। इसीलिए रियाज के दम पर, प्रैक्टिस के दम पर बड़े बड़े गायक जो हैं वो बहुत अच्छे अच्छे गाने गाते हैं। और जिसमें जैसे हमारी लता मंगेशकर थी, तो लता मंगेशकर का क्या है, उनकी आवाज पूरी दुनिया में जानी जाती है, केवल आवाज ही उनकी पहचान रही। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्वर साधना करके अपने वोकल कॉर्ड्स पे ऐसा कंट्रोल पाया था कि वो हर तरीके का गाना, हर तरीके का सुर जो है वो निकाल पाती थी, और इसीलिए वो अच्छी गायिका कहलाई। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका मतलब मनुष्यों का, इंसानों का, उनकी वॉइस बॉक्स में जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं उस पर कंट्रोल होता है, फुल कंट्रोल होता है। और पूरे कंट्रोल के साथ वो क्या कर सकते हैं, अपनी आवाज को अलग अलग डिफरेंट साउंड्स वो निकाल सकते हैं। दे कैन मेक वेरियस साउंड्स एंड आर केपेबल ऑफ स्पीच। हम बोलने में भी सक्षम है इसीलिए, और इसीलिए हम अलग अलग आवाज भी निकाल सकते हैं। मतलब इंसान अलग अलग प्रकार की बहुत सारी आवाजें निकाल सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो लैरिंग्स है, हमारा जो वॉइस बॉक्स है, हमारा जो स्वर यंत्र है, उसमें वोकल कॉर्ड्स मौजूद होती हैं। और ये वोकल कॉर्ड्स जो है वो स्मूथ मसल टिश्यूज की बनी हुई होती हैं। तो जब हवा इस रास्ते से पास होती है, इस रास्ते से निकलने लगती है, तो हमारा उन वोकल कॉर्ड्स पे कंट्रोल है। तो हम चाहें तो अलग अलग प्रकार की आवाज निकाल सकते हैं। अगला पार्ट जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, अगला जो अंग है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो है ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होता है, फ्रॉम द लैरिंग्स यानी कि स्वर यंत्र से आगे की ओर जब हम आगे बढ़ेंगे, द इनहेल्ड एयर मूव इनटू द विंड पाइप और ट्रैकिया। विंड पाइप और ट्रैकिया, विंड पाइप आगे की तरफ होती है जिसमें हवा जाती है, और फूड पाइप उसके जस्ट पीछे की तरफ होती है जिसमें भोजन जाता है। ठीक है, तो ट्रैकिया क्या है, ट्रैकिया एक लंबी और सक्रिय सी ट्यूब है
जिससे हवा हमारे शरीर के अंदर जाती है ना। तो ट्रेकिया क्या है? द ट्रेकिया इज लॉन्ग नैरो ट्यूब, लंबी सी और संकरी सी ट्यूब होती है, विच इज लाइंड विद सीलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन। सीलिएटेड का मतलब अंदर भी, सीलिया का मतलब कैसा है, कुछ ऐसे मान लो ये है तो यहाँ पे कुछ ऐसी ऐसी संरचना होगी। सीलिएटेड का मतलब जहाँ पे रोम होंगे, रोए टाइप का होगा, या बाल कह सकते हैं, उस तरह मसल्स, मस्कुलर सीलिया होते हैं। तो सीलिएटेड मस्कुलर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। द ट्रेकिया ब्रांचेस इनटू 2 ट्यूब्स। ट्रेकिया जो है वो 2 ट्यूब्स में बट जाती है। अब ट्रेकिया कैसी है? जैसे मान लीजिए ये ट्रेकिया है, तो ऐसे यहाँ पे बट गई, ये है ट्रेकिया, है ना, इस तरीके की होती है। तो द लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई, तो ये क्या होती है? ये दाहिने और बाएं ब्रोंकाई में विभाजित होकर के चली जाती है। द सीलिया मूव द म्यूकस कंटेनिंग डस्ट पार्टिकल्स बैक टू द फेरिंग्स। अब ये सीलिया क्या करते हैं? म्यूकस कंटेनिंग डस्ट पार्टिकल्स, अभी भी जो हवा थी वो क्लीन बिल्कुल नहीं हुई जितनी हमें जरूरत थी, तो अभी भी उसी म्यूकस में जो डस्ट पार्टिकल्स थे या गंदगी थी जो हमारे शरीर को नहीं चाहिए, वो वापस फेरिंग्स तक भेज दिए जाते हैं। ठीक है, वेयर इट इज स्वेलोड, जहां पर वो स्वेलो कर लिए जाते हैं। द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया इज गार्डेड बाय अ मस्कुलर फ्लैप कॉल्ड इपीग्लॉटिस। इसके बारे में भी 7th में है। आप लोग को जब न्यूट्रिशन इन एनिमल्स चैप्टर पढ़ा था आप सभी ने, है ना, मनुष्यों में पोषण की जब हमने बात करी थी, तब मैंने आपको इपीग्लॉटिस के बारे में बताया था। मैं आपको अभी बता रही थी कि ट्रैकिया जो है वो है विंड पाइप, यानी हवा जाने वाला रास्ता। उसके जस्ट पीछे फूड पाइप होता है। तो जब हम खाना खाते हैं, वो कॉमन पैसेज में जब पहुंचता है, तो कैसे खाना हमारे फूड पाइप में ही जाएगा, विंड पाइप में नहीं जाएगा, उस कंट्रोल को कौन करता है? इपीग्लॉटिस। इपीग्लॉटिस एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो आपका ऐसे मान लो ये विंड पाइप है, तो इसके ऊपर ऐसे कवर्ड होता है, और यहाँ पीछे की तरफ फूड पाइप है। तो भोजन जो है ऐसे करके ऐसे सरक के फूड पाइप में चला जाएगा, और विंड पाइप जो है यानी हवा वाली जो नली है, वो क्या हो जाएगी? वो सुरक्षित बचाएगी, उसमें कोई डस्ट पार्टिकल या उसमें कोई भोजन का कण नहीं जाने को पाएगा। जो भोजन का कण है वो फूड पाइप में ही जाए, इसके लिए ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये ओपनिंग होती है जो ट्रैकिया की, उस पर एक इपीग्लॉटिस मौजूद है। मान लो जैसे ये आपका ऐसे है आपका विंड पाइप, और उसके जस्ट पीछे आपका है ऐसे फूड पाइप, है ना। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का ऐसे स्ट्रक्चर होता है। ये ओपन होता है, भोजन अंदर जाता है, इसमें नहीं जाने पाता। इसीलिए सामान्य तौर पर क्या कहते हैं हम कि खाते समय, बहुत छोटे छोटे बच्चों को समझाया जाता है ना कि खाते समय बातचीत नहीं करनी चाहिए, खाते समय केवल खाने पर ध्यान लगाना चाहिए, खाते समय हमें जोर जोर से हंसना नहीं चाहिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम हंसते रहते हैं, हम खाते समय बोलते रहते हैं, तो इपीग्लॉटिस को भी क्या होती, कंफ्यूजन हो जाती है। और अभी कहीं बाई चांस अगर इपीग्लॉटिस खुला रह गया हल्का सा, तो आप जो खाना खा रहे हैं, तो खाना जो है हल्का सा भी सांस की नली में जाएगा, तो क्या होगा? आपको चोकिंग फील होने लगेगी, आपकी सांस रुकने लग जाएगी, आपको खांसी आने लगेगी जोर जोर से, या तुरंत जो है मतलब कुछ रिएक्शन करेगा आपका शरीर। तो इसीलिए शांत होकर के खाना, प्रेम से धीरे धीरे बैठ करके खाना चाहिए। बहुत ज्यादा हल्ला नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा उस समय पे आपको बोलना नहीं चाहिए, हंसना नहीं चाहिए जोर जोर से, क्योंकि क्या है, हमारा शरीर है, शरीर एक प्रकार का क्या है, मशीन है। तो उसके काम में जब हम इंटरफेयर करते हैं, हम दखल अंदाजी करते हैं, तो शरीर क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। ऐसे इपीग्लॉटिस भी है, अगर इपीग्लॉटिस भी कंफ्यूज हो जाता है, तो क्या, मान लो कभी बाई चांस खुला रह गया, हम खाना खा रहे हैं, खाना खाते खाते आपने देखा होगा ना, बहुत बार क्या होता है, बहुत बार आपने देखा होगा कि खाना खाते खाते कहते हैं हिचकी आने लगी जोर जोर से, और उसके कभी क्या हुआ, कभी कभी को तो खाना मुंह से बाहर भी आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इपीग्लॉटिस कंफ्यूज हो गया। तो इपीग्लॉटिस का क्या काम है? जब भी हमारी सांस अंदर को जा रही है, तो भोजन आ रहा हो, उस समय भी इपीग्लॉटिस जो है वो क्या हो जाएगा, कवर कर लेगा फूड विंड पाइप को, ताकि हवा वाले रास्ते में, विंड पाइप में कहीं भोजन का कण ना चला जाए। ये कॉन्सेप्ट हम डाइजेशन में
न्यूट्रिशन इन एनिमल्स जब हम पढ़ रहे थे तो उस चैप्टर में हम बहुत अच्छी तरह से इसको क्लियर कर चुके हैं। अब एपिग्लॉटिस क्या करता है? इट क्लोजेस द ट्रैकिया व्हाइल स्वेलोइंग ऑफ फूड टू अवॉइड द एंट्री ऑफ फूड पार्टिकल्स इन इट। एपिग्लॉटिस का काम मैंने आपको बताया, ये क्या करता है? एपिग्लॉटिस जो है वो ट्रैकिया को बंद कर देता है जिस समय पे हम खाना खा रहे होते हैं, ताकि हमारे भोजन का कोई भी कण जो है वो विंड पाइप में ना चला जाए। ठीक है, तो होता क्या है कि ईश्वर ने हमारा शरीर ऐसा बनाया बच्चों कि अपनी सुरक्षा के लिए उसके पास खुद का सिस्टम है ना। अब उसमें जब हम इंटरफेयर करते हैं बहुत ज्यादा, तब हमारे शरीर को कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचता है और वो रिएक्शन के रूप में सामने आता है। अगर हम सामान्य तौर पर धीरे धीरे खूब चबा करके बिना हंसे हुए, बिना चिल्लाते हुए अगर खाना खाएंगे तो कभी भी ऐसे चोकिंग का अनुभव आप नहीं करेंगे। अगर हम खाते समय हंस रहे हैं या पानी पी रहे हैं तो पानी अगर चला गया विंड पाइप में तो भी नुकसान है, अगर भोजन चला गया विंड पाइप में तो भी नुकसान है। बहुत बार क्या होता है, बहुत जोर जोर से हिचकी आने लग जाती है या खांसी आने लग जाती है। वो सब क्यों होता है? वो सब रिएक्शन है हमारे शरीर का। वो जो भोजन का कण चला गया हमारे शरीर के अंदर, उसको बाहर निकालने के लिए, विंड पाइप से उसको थ्रो आउट करने के लिए ये रिएक्शन जो है वो हमारा शरीर करता है। तो ड्यू टू इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ एपिग्लॉटिस, अगर एपिग्लॉटिस ठीक तरीके से बंद ना हो, a food particle may enter the trachea, it is expelled out through immediate coughing। अगर शरीर कंफ्यूज हो गया और कहीं पे ऐसी स्थिति है कि एपिग्लॉटिस ठीक तरीके से बंद नहीं हो पाया, विंड पाइप ठीक तरीके से कवर नहीं हो पाया, तो उससे क्या होता है? हमको बहुत जोर जोर से खांसी आने लगती है, इमीडिएट कफिंग होती है। क्यों? केवल उस फूड पार्टिकल को विंड पाइप से थ्रो आउट करने के लिए, शरीर से बाहर फेंकने के लिए ऐसी तेज तेज खांसी आने लगती है। तो ट्रेकिया का मतलब आप सभी को समझ में आ गया। ट्रेकिया के अंदर एपिग्लॉटिस होता है जो एक मस्कुलर फ्लैप होता है और उससे विंड पाइप सुरक्षित रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है बच्चों ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। ये आपको फुफ्फुस कोशिकाओं और कूपिकाओं के बारे में बात हो रही है, जो आपका बलून लाइक स्ट्रक्चर है ना। तो द एयर फ्रॉम द ट्रेकिया मूव्स इनटू द ब्रोंकाई व्हिच आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द डाइवर्जन ऑफ द ट्रेकिया। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये डाइवर्जन हो गया, दो अलग अलग लेफ्ट और राइट चला गया वो ट्यूब। ईच ब्रोंकस एंटर्स वन ऑफ द लंग्स। अब यहाँ पे नीचे जो है, यहाँ पे आपका लंग्स आ जाएंगे, यहाँ पे इधर की तरफ लंग्स आ जाएंगे। The bronchi further divide into bronchioles. The air moves through these bronchioles. इसके बारे में हम अगले सेशन में बात करेंगे। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स वाले कंसेप्ट को हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। आज सामान्य तौर पर बेसिकली किस तरीके का हमारा श्वसन तंत्र में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से अंग होते हैं, उनके बारे में हमने बात कर ली। आज की क्लास में इतना ही बच्चों। अगले सेशन में हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Have a nice day. Take care.